इस वीडियो में कक्षा 10 गोधूली भाग 2 एनसीईआरटी हिंदी बुक है और इसमें हम जानेंगे जो लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। ठीक है, इनका जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव उच्च गांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। और इनका लेखन जो है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक का नाम है और इसका हम जानेंगे प्रश्न उत्तर। तो आप देख सकते हैं टोटल 14 प्रश्न है, 1 से लेकर कहाँ तक है 14 तक, और 15 नंबर में है व्याख्या कीजिए। तो टोटल 15 प्रश्न है और ये 15 का 15 प्रश्न का उत्तर हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चैप्टर 7 है परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, देखिए परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका उत्तर समझते हैं। जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। इसी बात पर लाइक कर दीजिए। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है। इसका उत्तर होगा लेखक के अनुसार परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसका मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है। ठीक है, आप दोनों का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होना है, इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। इसका उत्तर होगा साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। तीसरा प्रश्न के बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, चौथा प्रश्न है साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में, लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए उत्तर होगा इसका लेखक कहते हैं कि साहित्य में विकास प्रक्रिया सामाजिक विकास क्रम की तरह नहीं होती है। सामाजिक विकास क्रम में पूंजीवादी सभ्यता और समाजवादी सभ्यता में तुलना किया जा सकता है और एक दूसरे को श्रेष्ठ एवं अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, लेकिन साहित्य के विकास में इस तरह की बात नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि सामंती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ है। अतः साहित्य और समाज के विकास क्रम में समानता नहीं हो सकती है। चलिए पांचवा प्रश्न हमारा है। पांचवा प्रश्न है लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है। इसका उत्तर होगा लेखक के अनुसार आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। परिस्थिति और मनुष्य दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। अमेरिका और एथेंस दोनों में गुलामी थी, किंतु एथेंस की सभ्यता से यूरोप प्रभावित हुआ और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा, पर इस सामंती दुनिया में महान कविता के 2 ही केंद्र थे, भारत और ईरान। इन दृष्टांतों के माध्यम से कहा गया है कि सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास संभव होता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि समान सामाजिक परिस्थितियां होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता। 1 से 5 तक प्रश्न का यहाँ पर 3 नंबर और 4 नंबर का स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 5 का भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। साहित्य के निर्माण प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है। इसका उत्तर होगा लेखक साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक मानते हैं, लेकिन उन्होंने इस संबंध में सावधान किया है कि मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही होता है। यह आवश्यक नहीं
उनके श्रेष्ठ रचना में दोष नहीं हो सकते, ऐसी कोई बात नहीं। इनके कृतित्व को दोष मुक्त मान लेना साहित्य के विकास में खतरनाक सिद्ध हो सकता है। प्रतिभाशाली मनुष्य की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। चलिए दोनों का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं? इसका उत्तर होगा, लेखक कहते हैं कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी हैं। इसकी पुष्टि में अंग्रेज कवि टैनिसन द्वारा लैटिन कवि वर्जिल पर रचित उस कविता की चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विहल कर देती है। कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद जब उसका नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा, तब भी शेक्सपियर, मिल्टन और शैली विश्व संस्कृति के आकाश में पूर्व की भांति जगमगाते नजर आएंगे और उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेगी। इस प्रकार राजनीतिक मूल्य कालांतर में नष्ट हो जाते हैं, पर साहित्य के मूल्य उत्तरोत्तर विकास उन्मुख रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आपका है, जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताता है? इसका उत्तर होगा, साहित्य के विकास में जातियों की भूमिका विशेष होती है। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उनकी अस्मिता नष्ट हो जाती। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं, उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जातीय अस्मिता साहित्यिक परंपरा के ज्ञान का वाहक है। 7 और 8 का स्क्रीनशॉट करके लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न आपका है 9 नंबर का, जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताता है? इसका उत्तर होगा, लेखक ने जातीय अस्मिता एवं राष्ट्रीय अस्मिता के स्वरूप का अंतर करते हुए दोनों में कुछ समानता की चर्चा की है। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों पर मुसीबत आती है तब राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान अच्छा हो जाता है। उस समय साहित्य परंपरा का ज्ञान भी राष्ट्रीय भाव जागृत करता है। जिसमें हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, उस समय यह राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम की समर्थ प्रेरक शक्ति बनी। इस युद्ध के दौरान खासतौर से रूसी जाति ने बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती वरन और पुष्ट होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत होती है। चलिए प्रश्न नंबर 10वां है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? इसका उत्तर होगा, संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यह राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई, वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस देश की तरह अन्यत्र साहित्य परंपरा का मूल्यांकन महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य देश की तुलना में इस राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की विशिष्ट भूमिका है। दोनों का स्क्रीनशॉट एक साथ कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है, कैसे? इसका उत्तर होगा, भारतीय सामाजिक विकास में व्यास और वाल्मीकि जैसे कवियों की विशेष भूमिका रही है। महाभारत और रामायण भारतीय साहित्य की एकता स्थापित करती है। इस देश के कवियों ने अनेक जाति की अस्मिता के सहारे यहाँ की संस्कृति का निर्माण किया है। भारत में विभिन्न जातियों का मिला-जुला इतिहास रहा है, अर्थात भारत के कवियों द्वारा निर्मित संस्कृति बहुजातीयता स्थापित करती है। साथ ही इतिहास भी बताता है कि यहाँ कभी एक जाति दूसरी जातियों पर प्रभुत्व स्थापित नहीं किया। यहाँ की संस्कृति ने एकता का पाठ पढ़ाया है, समरसता स्थापित करना सिखाया है। यही भाव राष्ट्रीयता की जड़ को मजबूत किया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न जो है उसको देखते हैं, किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। इसका उत्तर होगा, लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है।
देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो गया। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए। समाजवादी व्यवस्था जिस राष्ट्र में कायम है वहाँ की प्रगति की रफ्तार पूंजीवादी देश की अपेक्षा तेज है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न है, निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है, उसके साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है, विचार करें। इसका उत्तर हुआ लेखक भारत में अधिक से अधिक लोगों के साक्षर होने का स्वप्न देखता है। जब हमारे देश की जनता साक्षर होगी, साहित्य पढ़ने का उससे अवकाश होगा, सुविधा होगी, तब रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ के करोड़ों नए पाठक होंगे। इस देश में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। भाषा की सीमा में लोग नहीं बंधेंगे, बल्कि एक भाषा भाषी दूसरे भाषा भाषी की रचना को भी अभिरुचि लेकर पढ़ेंगे। यहाँ की विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य जातीय सीमाएं लांघकर सारे देश की संपत्ति बनेगा। मानव संस्कृति की विशद धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। साहित्य की परंपरा के योगदान से एशिया की भाषाओं के साहित्य से गहरा परिचय होगा। ठीक है, तो ये 13 नंबर प्रश्न था। 12-13 आप स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, मात्र 2 प्रश्न और बचा है, 14 और 15, और दोनों प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, बाकी प्रश्नों की अपेक्षा। तो वीडियो जो है 10 मिनट से अधिक का बन गया है, फिर भी चलिए 2 प्रश्न बचा हुआ है। साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है, इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं। इसका उत्तर का मनुष्य और परिस्थितियों का संबंध द्वंद्वात्मक है। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। इसे प्रमाणित करने हेतु लेखक ने कहा है कि गुलामी अमेरिका और एथेंस दोनों में थी, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर राफेल, लियोनार्डो दा विंची और माइकेल एंजेलो इटली की देन है। अंततः यहाँ प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका देखी जा सकती है। जब हम विचार करें तो पाते हैं कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका होते हुए भी साहित्य वहीं तक सीमित नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में हमेशा कुछ नया करने की गुंजाइश बनी रहती है। अतः साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। स्वाधीन होता है साहित्य। चलिए, लास्ट प्रश्न 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा, व्याख्या कीजिए और एक ही प्रश्न है मात्र। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा कहाँ कम और इस न्यून अधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। चलिए व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के परंपरा का मूल्यांकन नामक पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों का संदर्भ इतिहास और संस्कृति परंपरा से जुड़ा हुआ है। लेखक का कहना है कि जब मानव समाज बदलता है और वह अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है तो जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं उनमें इतिहास और संस्कृति का अद्भुत योगदान है। इतिहास और संस्कृति परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजित हुआ है, किंतु पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को जब तक अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगी। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा और कहाँ कम है और इस न्यून अधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर उपयुक्त पंक्तियों का मूल आशय यह है कि इतिहास और संस्कृति किसी भी जाति को संगठित तथा प्रगतिशील बनने में सहायक होती है। सांस्कृतिक परंपरा से जुड़कर अस्मिता की रक्षा की जा सकती है। तो ये था 15 नंबर का प्रश्न, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमने इस वीडियो में आपको परंपरा का मूल्यांकन का सारा प्रश्न उत्तर बताया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जिनको मालूम नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।